क्या ढूंढ रहा है तू। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के हम फिर सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ा मुद्दा है राजभवन बनाम यूपी की चुनी हुई एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। यानी सरकार और राजभवन के बीच फिर से रार छिड़ गई है और अब ये रार सार्वजनिक भी हो गई है। गवर्नर लगातार बिल रोक रहे हैं, सरकार के प्रस्ताव लंबित रख रहे हैं और सरकार है कि वो भी अड़ गई है कि अब वो अपने मन के हिसाब से ही काम आगे बढ़ाएगी। ताजा मामला राजस्व संहिता अध्यादेश का है, जिसको गवर्नर ने न तो हाँ कहा है ना इसको लंबित कर दिया है। वैसे ना कहने का ये बेहतर साधन समझा जाता है कि आप मामले को लंबित कर दीजिए। राजस्व संहिता अध्यादेश वो है जिसमें दलितों को अपनी जमीन गैर दलितों को बेचने के लिए समस्या को हल कर दिया गया था, बहुत आसान कर दी गई थी। अब इसके लिए जिला अधिकारियों की अनुमति की कोई पूर्व आवश्यकता नहीं होगी। तो इस अध्यादेश को समाजवादी पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर पारित करना चाहती थी, गवर्नर की मंजूरी चाहती थी, लेकिन गवर्नर ने इसे रोक दिया है। उल्टे मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि इसकी तात्कालिकता क्या है, यानी इसकी जरूरत और जल्दबाजी क्या है। इसको दोनों सदन से पास करके भेजिए, तब इस पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भी अड़ गए हैं कि शीत सत्र तो वो नहीं बुलाएंगे, अब सीधा बजट सत्र बुलाएंगे। तो गवर्नर क्या राजस्व संहिता अध्यादेश को भी एमएलसी और लोकायुक्त की तरह पेंडिंग में डाल देंगे या फिर इसको पास करेंगे? और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल और अध्यादेश हैं जो गवर्नर के यहाँ अब भी पड़े हुए हैं, जिसको मंजूरी नहीं दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार और राजभवन के बीच अब रार छिड़ गई है। हालांकि राजभवन कोशिश ये कर रहा है। पिछले दिनों गवर्नर ने रामगोपाल यादव को फोन करके हालचाल लिया, क्योंकि रामगोपाल ही वो शख्स हैं जो सीधा हमला करते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से गवर्नर पर। लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि गवर्नर अपने पर अड़े हुए हैं और सरकार ने भी तय कर लिया है कि इस बार वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि 2016 के बाद में ही लास्ट से चुनाव घोषित होंगे यूपी में और 17 स्टार्टिंग में चुनाव होंगे। यानी अब सारा इल्जाम गवर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मत्थे आने वाला है। तो इसी खास विषय पर आज चर्चा के लिए मैंने 4 बहुत विशेष मेहमान स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में राजभवन में पूर्व विधि सलाहकार रह चुके और जज भी रह चुके हैं चंद्रभूषण पांडे मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। संविधान विशेषज्ञ हैं। इनकी राय का अपना बहुत महत्व आज की बहस में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सरजीत सिंह डंग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एसपी सिंह यादव मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर रामेश्वर पांडे भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सीबी पांडे साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि आज अखबार आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। जिस तरह से गवर्नर और सरकार के बीच जिस तरह का आचरण दिख रहा है, वो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए शुभ संकेत है क्या? और वैसे हालांकि गवर्नर और राजभवन और सरकारों के टकराव का यूपी में बड़ा इतिहास रहा है, तो क्या हम ये माने कि ये उसकी अगली कड़ी है? राजनीति का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हम नहीं अपनी विचार रखेंगे, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि ये गवर्नर और मुख्यमंत्री से जब बातचीत होती है तो ये दोनों एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और मुख्यमंत्री भी और राज्यपाल भी दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। करेक्ट। एक एग्जीक्यूटिव का एक तरह से हेड है और एक तरह से दूसरा एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। दोनों वो लेजिस्लेचर का लीडर ऑफ हाउस है। तो ये बात दोनों ने ओथ की सेक्रेसी ली है, सेक्रेसी ऑफ ओथ ली है। ऐसा नहीं है, दोनों ने शपथ लिया है कि हम मामले को अपनी सेक्रेसी रखेंगे और कोई क्या बात होगी। देखिए, मुख्यमंत्री और गवर्नर की जब भी बात होती है आपस की बात, वो सब ऑफिशियल होती है, कोई प्राइवेट शादी विवाह की बात नहीं होती है। और जब ऑफिशियल बात है तो उस ऑफिशियल बात को की तो दोनों कहें कि इस बात को हमको लीक करना है। मुख्यमंत्री भी कहा, गवर्नर सहमति से कोई बात अगर खुद लीक करना चाहते हैं। सीबी पांडे को बीच में मैं रोक के दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये मामला क्या है। दरअसल आज कई समाचार पत्रों में ये खबर छपी है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच संवाद क्या क्या हुए हैं, डायलॉग और कन्वर्सेशन में क्या क्या बातें हुई हैं, ये पूरा का पूरा अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स में रिपोर्ट हुआ है। जबकि मीटिंग के वक्त सिर्फ कमरे के भीतर मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद थे। तो या तो मुख्यमंत्री ने बताया या फिर गवर्नर ने बताया, लेकिन अधिकांश लोगों ने राजभवन के हवाले से खबर छापी है, लिहाजा इशारा और शक राजभवन पर ही है। पांडे जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तो ये कोई बात जो दोनों के बीच में हुई है बिना दोनों के सहमति से अगर नहीं है और बाहर आती है
तो वो बात एक तरह से मैं समझता हूँ कि जो शपथ लिया है अच्छा, इसके पहले भी राजभवन में पांडे जी आप लंबे समय तक रहे, क्या राजभवन में ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता कि अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल अगर बात करते हैं तो उसको कोई मीडिया को लीक हो। ऐसा तो मैंने अपने पूरे कार्यकाल का अनुभव ऐसा नहीं देखा मैंने, और न मैंने ऐसा कोई अनुभव किया। और ये क्यों आया, और ये मीडिया गवर्नर साहब को कोई ये बातें मुख्यमंत्री से हुआ, इसका क्या औचित्य है? और उसमें भी देखिए, उसमें भी और भी महत्वपूर्ण बात और है, बिल क्यों पेंडिंग है ये आप जबानी नहीं बता सकते, किस मामले में क्यों क्या निर्णय ले रहे हैं ये आप जबानी नहीं बता सकते। आप जो कुछ भी कहना, ये ऑफिशियल सिस्टम है, ये पत्रावली पर, फाइल पर लिखी है। हाँ, जो फाइल पे लिखी है, और ये ऑफिशियल है ना, कैबिनेट ने डिसीजन दिया। कैबिनेट के डिसीजन में मुख्यमंत्री भी अकेले उसके भागीदार नहीं है, मुख्यमंत्री आगे कह दें तो वो नहीं माना जाएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर मुख्यमंत्री ने कोई बात कही है इनसे, तो एज ए कैबिनेट के मुखिया के रूप में कही है, नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर। तो वो सारी बातें अगर उसे बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये किसी कोई बड़ा औचित्यपूर्ण है। और क्यों ऐसा कहा गया, ये नहीं समझा गया। इसको जो ऐसा आपने पहले ही कहा, ये केवल राजनीतिक स्वरूप देने के लिए अगर ऐसी बात हो रही है तो अलग बात, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ये ठीक नहीं है, संवैधानिक रूप से नहीं ठीक है। डॉक्टर सरजीत सिंह, आप क्या क्या करवाएंगे गवर्नर से? गवर्नर से मैं तो नहीं करवाऊंगा, संविधान आपकी पार्टी की जो संविधान में है। अब बस भी कीजिए, मेरी बात सुनिए, बस नहीं कीजिए, ये तो कोई बात नहीं, जनता जान गई। देखिए, राष्ट्रपति और गवर्नर, एक राष्ट्राध्यक्ष है, एक राज्याध्यक्ष है, वो संवैधानिक पद हैं, संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान के विपरीत और लोकतंत्र की कुछ परंपराएं हैं, उनको सम्मान करना होता है। और उसमें अगर कहीं से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो तब तो बात समझ में आती है। मैं पांडे जी की इस बात से सहमत हूं, दोनों संवैधानिक पद हैं, मुख्यमंत्री जी का भी, राज्यपाल जी का भी। और वो एक शपथ लेते हैं कि जब तक संसूचित न करना हो, आवश्यक न हो, तब तक हम संसूचित नहीं करेंगे। अब इसमें भी मेरा अपना संदेह, हो सकता है मैं गलत हूं, कभी कभी आज जो पत्रकारिता जिस स्तर पे आ गई है, कुछ चीजें अपनी तरफ से बना के भी कहती है, और वो बड़ा खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे आप अभी अपने कह रहे हैं कि वर्बेटिम इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये उत्तर दिया। अगर इस प्रकार की अगर ऐसा नहीं है डंग साहब, अगर खंडन आ जाता है। मेरी बात, गवर्नर के यहाँ मेरी बात नहीं है, खंडन मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, जहां से लीक हुआ वो करेगा। अब जो आपने यहाँ गया है वो क्या खंडन करेगा? लीक ये नहीं, लीक जो कोई आपके घर मेहमान बनकर गया है वो क्या खंडन करेगा? प्रश्न ये नहीं है। देखिए, लोकतंत्र जो है, जब सब अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते हैं, हाँ। तो सुचारू रूप से चलता है। ऑलराइट। आप अपनी संवैधानिक सीमा को जहां उसका अतिक्रमण करते हैं, एक प्रकार से आप लोकतंत्र के लिए प्रश्न चिन्ह बनकर नेक्स्ट राउंड में आता हूँ। शिव प्रताप यादव, ये गवर्नर के यहाँ हो क्या रहा है? बहुत ये आज भी आपने अखबार भी पढ़ा होगा, ये हो क्या रहा है? देखिए, हमें तो लगता है महामहिम राज्यपाल जी जो है, हाँ। कुछ कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहे हैं। ये क्या होता है? अब उनके अंदर कुछ छपने का हीन भावनाएं तो होगी कि हमारे सामने एक जो है स्वच्छ छवि का और नौजवान मुख्यमंत्री है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उनको देखकर जो है और जलन की भावना होगी, एक ईर्ष्या की भावना हो जाती है, ऐसा लग रहा है। और जहां तक सवाल है, महामहिम राज्यपाल जी को समझना चाहिए बिल अध्यादेश क्यों रोक रखे हैं कि ये माननीय, अच्छा काम करते तो कर ही देते। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी 22 करोड़ की जनता ने उनको चुना है और नॉमिनेटेड नहीं है। ये महामहिम राज्यपाल को समझना चाहिए कि जो है जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार काम करती है, जो जनता चाहती है। जैसे शिव प्रताप यादव बहुत जो राजस्व संहिता अध्यादेश है, वो जनता का डिमांड है। हम लोग चूंकि गांव से जुड़े हैं, जानते हैं। आज दलित जो है परेशान रहता है, उसके अगर लड़की शादी करना है या उसको जो है कोई याद आ रही दलितों की आपको, अगर दुखी हैं आप। नहीं, दलितों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारी सरकार समाजवादी पेंशन योजना में जो दे रही है, सबसे ज्यादा दलित को दे रहे हैं, और यह आवाज सबसे ज्यादा दलितों को मिल रहा है। ऑलराइट, ऐसी बात नहीं है। हमारे नेताजी ने तो अम्बेडकर गांव योजना, नेताजी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री 1989 में बने थे तो उन्होंने अम्बेडकर गांव योजना। मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूँ। रामेश्वर पांडे जी, ये राजभवन और सरकार के बीच टकराव का इतिहास तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन अब आजकल जो कुछ चल रहा है, क्या ये ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है स्टैंडर्ड बड़ा नीचे चला गया है। देखिए, ये बहुत गलत है। पहली बात, इसके दो पार्ट हैं। आप जी प्लीज। पहली बात ये कि राजभवन मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो बातचीत हो रही है बंद कमरे में,
अगर अखबार में, जैसा आपने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि नहीं, इसका आज आपने भी खंडन अखबार आना पढ़ा। चाहिए। जी। इसका खंडन आना चाहिए था और दोनों तरफ से खंडन आना चाहिए था। दोनों तरफ से खंडन नहीं आया, आना ही चाहिए। दूसरी बात कि अगर ये बात जो गोपनीय होती है, उसकी पत्रावली में अक्षय होती है, वो मौखिक तौर पर दी जाए, यह स्वस्थ परंपरा नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत ही हानिकारक परंपरा है। तीसरी बात, हमेशा लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि ज्यादा सशक्त होना चाहिए कोऑप्टेड और नॉमिनेटेड लोगों से, क्योंकि वो जनता की इच्छा है, यह सच्चाई ये है। गवर्नर कर क्यों ऐसा रहे हैं? लेकिन मकसद क्या है इनका? लेकिन एक बात, वो क्यों कर रहे हैं ये दूसरी बात है, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो अध्यादेश रोका गया है उस पर जो तर्क है वो तर्क जायज है। क्यों कि अभी परंपरा के हिसाब से अभी सदन को आहूत करना है, आपने सदन सरकार ने आहूत नहीं किया। पूरे प्रदेश के लिए एक बिल ऐसा आने वाला है जो प्रदेश के भाग्य का फैसला करेगा, उस बिल को आप अध्यादेश के जरिए ला रहे हैं। वो अध्यादेश क्या है? तो क्या चोरी छिपे ला रहे थे ये लोग? सदन पे नहीं ले जाने? अब आप उन गैर दलितों को बेचते हैं। जी जी। इसका मतलब जिसका इंतजार हो रहा है, अभी तक 3.25 एकड़ से ज्यादा अगर है तो दलित जमीन नहीं बेच सकते थे, जिलाधिकारी की सहमति के बाद भी। जी जी जी। अब यह सहमति मिलेगी। आप देखिए तो 80% राजस्व के मामले एक उचित तर्क के साथ ये विधेयक आया है कि 65 साल से पुराने राजस्व के विधेयक हैं, अब तक इन्हीं सरकारों ने किया। लेकिन अगर जो ही इस अध्यादेश को आप बिना सदन में बहस कराए आपने अध्यादेश आपने ला दिया, इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट कर दिया, तो सिर्फ लखनऊ की बात समझ लीजिए ना कि तमाम खाली दाखिले दलितों की जमीन सारी की सारी बिक जाएगी। मायावती जी का जो आपत्ति थी वो इसी बात पर थी और दलित बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बहुत खतरनाक अध्यादेश है। अगर ये रोका गया है तो बिल्कुल जायज बात। ओके, सीबी पांडे साहब, ये गवर्नर साहब शीतकालीन सत्र को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि हमारे पास अभी 6 महीने का वक्त जो होना चाहिए एक बार सदन को आहूत करने के लिए, अभी पर्याप्त समय है। चूंकि हमें कोई तात्कालिकता अभी ऐसी किसी कार्य की है नहीं कि जिसकी वजह से सदन बुलाना पड़े, तो हम सीधे बजट सत्र बुलाएंगे। तो गवर्नर इस बात के लिए क्यों अड़े कि शीतकालीन सत्र बुलाइए ही, जबकि सरकार कह रही समय बहुत है। और दूसरा, ये जो अध्यादेश की बात जो रामेश्वर पांडे जी ने कही है, ये बड़ा मौजूद मुद्दा उन्होंने उठाया है। देखिए, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सत्र बुलाने की बात है, ठीक है, संवैधानिक शक्ति तो उन्हीं में है, लीडर ऑफ हाउस को, वो सत्र को बुलाए। मुख्यमंत्री जी जब बुलाएंगे तो आएगा, गवर्नर साहब उसमें अपनी सहमति देंगे जी। लेकिन ये बात जान ली उत्तर प्रदेश की हालात जान ली। जब से ये वर्तमान सरकार आई है, 90 दिन एक साल में सत्र को बुलाया जाना चाहिए। और ये रिकॉर्ड जानते हैं क्या है? रिकॉर्ड ये है कि 30 दिन 32 दिन से ज्यादा एक साल में सत्र बुलाया ही नहीं गया। तो वैसे ही मुख्यमंत्री एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का तो मुख्यमंत्री इस पे खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं कि जब एक आपने खुद ही गाइडलाइन बना रखी है, हाउस ने पास कर रखा है कि 90 दिन का सत्र होगा, तो केवल उसमें 30-32 दिन बुलाना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ये भी हमेशा ये शीत का सत्र हुआ है, तो शीत को सत्र न बुलाना इसका कोई औचित्य नहीं है और संविधान की मर्यादा है। देखिए, यहाँ मर्यादा, यहाँ संविधान की वैधानिकता के सवाल नहीं है, संविधान की मर्यादा की बात है। उसको मुख्यमंत्री को उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जहां तक अध्यादेश की बात है, अध्यादेश के मामले में देखिए सब लोग, बहुत दलित लोग, अधिकांशतः भूमिहीन है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये उनके भले के लिए नहीं हो रहा अध्यादेश लाया जा रहा है। ये तमाम बिल्डर है जिन्होंने बड़े बड़ी एरिया ले रखा है, जमीनें लूटने के लिए, उसके बीच में कहीं कहीं दलितों की जमीन है, इस नाते उनके जो पूरा कॉलोनी है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। तो उन लोगों के लिए ये हो रहा है कि वो 2-2.5 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा जो बीच बीच में उनकी कॉलोनी की खूबसूरती बिगड़ रही है, उसके लिए दलितों की जमीन में ये कानून बन जाएगा। तो डीएम, अब बताइए, डीएम का परमिशन लेंगे? डीएम तो पैसा लेके परमिशन दे देगा। डॉक्टर डंग, और जिस तरह का भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा होगा। और मैं दलितों को बिल्कुल भूमि नहीं कर देना उत्तर प्रदेश में, ताकि कोई दलित ऐसा रही नहीं जिसके पास एक इंच भी जमीन रह जाए। उनके पास वैसे ही बहुत भूमि है। डॉक्टर डंग, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो राजभवन में अटकी हुई है। पहला, विधान परिषद की सूची अभी तक अटकी हुई है। लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी भी गवर्नर के यहाँ पेंडिंग है। और करीब 10 ऐसे विधेयक हैं, आप कहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा, जो कि अभी भी राजभवन में लंबित हैं। अब सरकार का कहना है कि वो काम करना चाहती है,
उसको जनता के बीच जाना है, उसको चुनाव फेस करना है और राजभवन बीजेपी के इशारे पर इन सारे विधेयकों को और उसके सारे मामलों को रोक देता है। मैं दो बातें गवर्नर हाउस को बीजेपी का दफ्तर बना दिया गया है। आप कृपा करके इस आक्षेप को वापस लीजिए। मैं क्यों लूं वापस? अगर मुख्यमंत्री ये रामगोपाल कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मुख्यमंत्री का आप रामगोपाल को जवाब दीजिए, मैं कोई वापस नहीं लेने जा रहा। मैं क्यों करूं? बात मत करिए। मैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। बात मत करिए, मैं फेस करिए उनका क्वेश्चन। आप क्वेश्चन ही नहीं फेस करना चाहते हो। मैं क्वेश्चन ही उत्तर दे रहा हूं। आप प्लीज सुनने का साहस तो रखिए। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, गवर्नर भी संवैधानिक पद है, विधानसभा भी एक संवैधानिक सभा है। विधानसभा में हम इतने विधायक इतनी तनख्वाह देते हैं, भत्ते देते हैं, किस बात के देते हैं? जब विधायन करने के लिए वो बैठेंगे नहीं और आप अध्यादेश एक भेज देंगे। ये सच है कि दलितों की 1 इंच जमीन पहले तो ये जबरदस्ती सपा वाले हड़पते थे और अब ये वैधानिक रूप से अध्यादेश लेकर के उसको हड़पने की योजना है। नंबर 1। नंबर 2, जरा भी किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि राज्यपाल मनोनीत है तो राष्ट्रपति मनोनीत है तो क्या राष्ट्राध्यक्ष नहीं है? क्या वो संविधान की मर्यादा का पालन नहीं करेगा? वह किस लिए बैठाया गया है? वो इसीलिए बैठाया गया है। संविधान का कौन पालन करेगा? ये जो छपवाया है, ये आप जाने और आपके अखबार वाले जाने। और ये क्या है? मिले थे जब दो लोग के बीच की गोपनीयता राजभवन सार्वजनिक कर रहा है, किसने लीक किया है वो जाने। मैं बहुत बल देके ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी परंपराएं हैं, आप फेस क्यों नहीं करना चाहते विधानसभा? आप विधायक जो विधेयक है, राजस्व संहिता विधेयक, अधिनियम विधेयक, वो आप क्यों नहीं लाना चाहते? क्यों? क्या कठिनाई है उसमें? क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने बिल्कुल आपकी जो मंशा है वो साफ हो जाएगी कि आप दलितों को फिर से दरिद्र बना देना चाहते हैं। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अगर राज्यपाल जी ने जिन 5 लोगों का नाम रिजेक्ट किया है, हाँ। या इसके पहले, अच्छा तो जितेंद्र यादव में क्या उनको खासियत कर दिया? मेरी बात तो सुन लें। जो संवैधानिक उसमें लिखा है कि यह क्वालिफिकेशन एक एमएलसी की होनी चाहिए, उस कोटे के अंतर्गत है। अगर वो नहीं रखते हैं और उस पर रोक लगाई गई है तो कौन सा अपराध कर दिया? क्या आप किसी डकैत को, गुंडे को, और उनमें से एक क्या तो छापा भी पड़ गया? इस प्रकार से जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो न कला के क्षेत्र में, क्वालिफिकेशन क्या गवर्नर तय करेंगे? साहित्य के क्षेत्र, क्वालिफिकेशन गवर्नर तय करेंगे। तो उनकी डिग्री तो है, वो भी तो नहीं है। चुनी हुई सरकारों को आप काम नहीं करने देना चाहते हो। चुनी हुई सरकार क्या करेगी? आप बैकडोर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काफी जोर है, प्रदेश को बेच देगी। आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया, दलितों को बिल्कुल भूखा नंगा कर देगी। आपको बहुमत नहीं दिया, बीजेपी को बहुमत नहीं है। यही काम आप दिल्ली में भी कर रहे हो, वही काम आप लखनऊ में कर रहे हो। इसीलिए दोनों जगह राजभवन के इशारे पर राज करते हो आप। रखा गया है शिव प्रताप यादव, इसीलिए नियंत्रण रखा गया है कि राज्यपाल और चुनी हुई। शिव प्रताप यादव कंटिन्यू, आरोप आपके ऊपर बहुत है। सबसे बड़ी बात है कि महामहिम राज्यपाल ऐसा लग रहा है जैसे नेता विरोधी दल के रूप में काम कर रहे हैं और इंफियाटी कॉम्प्लेक्स से सफर कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो अयोध्या में जाकर मंदिर के बारे में बयान दिया था, ऐसा लग रहा है कि आरएसएस के एजेंट जो है राजभवन में बैठा है। अरे उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में गलत बयानी की। जहां तक सवाल है, वहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ झाड़ू लगाने वाला बताया था। उत्तर प्रदेश के लोगों को झाड़ू, और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत पैसे वाला बताया था। तीसरी बात है कि और यूपी का आदमी झाड़ू लगाता है। दंग जी, ये स्टेटमेंट है गवर्नर का। देखिए, गवर्नर साहब जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों का अपमान किया, कहा कि झाड़ू लगाने वाले लोग हैं। और अभी नॉमिनेशन की जो बात हो रही थी, राजपाल कश्यप लखनऊ यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट है और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस तरीके से एलिगेशन लगाना कि ये डाकू हैं या ये हैं, ये साफ तौर पे इसके पहले भी तमाम नॉमिनेशन हुए हैं, कभी नहीं विवाद उठा। और महामहिम राज्यपाल तो ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल जी जो है ये जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए और जो भी वो लोकप्रिय जो है लोकप्रियता के लिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी नेता जो है भाजपा के बनकर यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार बनना चाह रहे हैं। हमें लगता है मेरा कोई नेता है नहीं भाजपा में, जो है संविधान का तो पालन करेगा। रामेश्वर पांडे जी, 1 मिनट, कानून व्यवस्था तो 1 मिनट। डॉक्टर डंग, रामेश्वर पांडे जी, क्या ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे राजभवन में भी कोई तो राजनीति तो चल रही होगी? देखिए, जितनी पिक्चर क्लियर भी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश, मेरा ख्याल है कि
उत्तर प्रदेश में इनसे ज्यादा सक्रिय राज्यपाल मुझे पता नहीं, रमेश भंडारी जी के बारे में बताएंगे लोग। सर्वाधिक आपका सक्रिय विराट अनुभव राज्यपाल है। रमेश भंडारी थे, सबसे ज्यादा सक्रिय राज्यपाल है। सक्रिय राज्यपाल का मतलब ये है कि अगर यह आरोप लगता है तो उसके पीछे एक घटनाक्रम दिखाई पड़ता है कि भाजपा के लोग, लेकिन इस स्थिति में जो विधेयक का मामला है बहुत दयनीय स्थिति है। भाजपा के लोगों को कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई, जबकि दलितों का भविष्य तय होने वाला है और भाजपा को ये डिमांड करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि इतना बड़ा फैसला सदन में हो। मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे हमेशा लगता है कि अगर मुख्यमंत्री, प्लीज आपकी बात में मैं नहीं रोक रहा था, अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कोई बातचीत हो रही हो, वो बातचीत लीक हो जाए तो हंगामा मच जाएगा, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और इस पर जांच होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात। उत्तर प्रदेश में कभी भी आज तक किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की बातचीत लीक नहीं हुई है, यानी जय सिंह से टकराव के बावजूद नहीं लीक हुई। बाद में वर्षों बाद किताबों में कहीं कहीं पासिंग रेफरेंस में जिक्र आया है। पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच की मैक्सिमम बातें, ज्यादातर बातें अखबारों में आती हैं। पब्लिक हो डोमेन में आ सकता जाती है हैं। राज्यपाल इसमें क्या करेगा, पत्रकार अपने मन से कर दे, मुख्यमंत्री क्या करेगा, लेकिन ये बात तो आनी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, खंडन आना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त कम है मेरे पास। रामेश्वर पांडे जी, 20 सेकंड, फाइनल राउंड। सीबी पांडे साहब, सबसे पहले आप इस विषय पर फाइनल वर्डिक्ट आपका। देखिए, फाइनल वर्डिक्ट यह है कि राज्यपाल को भी अपने एक संवैधानिक गरिमा में ही काम करना चाहिए। ठीक है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, अलग पॉलिटिकल पार्टी के हैं और मुख्यमंत्री दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के हैं, लेकिन जहां तक संविधान के दो पहलू है, एक संवैधानिक के प्रावधान और एक संविधान की मर्यादा। तो संविधान की मर्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कम से कम डेमोक्रेसी में, और संविधान की मर्यादाओं के हिसाब से दोनों काम करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मुख्यमंत्री बहुत साफ सुथरे है, मुख्यमंत्री शीत सत्र नहीं बुला रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दलितों के बिल ले रहे हैं, बिल पास ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जबकि कानून पास होना चाहिए, वो भी गलत काम कर रहे हैं, सरकार भी बहुत गलत काम कर रही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा फुलझड़ी अगर राज्यपाल कभी कभी छोड़ देते हैं तो बड़ा अनौचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ी संविधान की मर्यादा को भी ध्यान देना चाहिए। 20 सेकंड ओनली। मेरा निवेदन है फाइनल। कि यहाँ दोनों हमारे प्रदेश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद हैं, दोनों को इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। करेक्ट। जिसमें प्रदेश की जनता का हित हो वही काम होने चाहिए, वही होना चाहिए, और उसके लिए चूंकि विधानसभा ही शक्ति देती है सबको, विधायकों को भी, और इसलिए विधानसभा को बुला करके चर्चा करके तब कोई शिवप्रताप यादव, बात शिवप्रताप यादव, 20 सेकंड के अनुरूप रहेगा। प्लीज कंटिन्यू। हम तो महामहिम राष्ट्रपति जी से यही मांग करूंगा कि महामहिम राज्यपाल जी को वापस बुला ले और फिर से सक्रिय राजनीति में इनको जो है मौका दें। यही माननीय महामहिम राज्यपाल जी जो कुछ बोल रहे हैं या कह रहे हैं वही उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा पूरी करें और उत्तर प्रदेश को जो है प्रणाम कर लें। ओके, रामेश्वर पांडे जी, 20 सेकंड। भाई, मैंने बार बार आग्रह किया कि सपा को राजनीतिक गरिमा, संविधान की गरिमा, राज्यपाल पद की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। शब्दावली में, बयानों में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि इस तरह की डिमांड नहीं करनी चाहिए, सुझाव नहीं देना चाहिए कि राष्ट्रपति उन्हें बुला लें या उनको हटा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीबी पांडे, डॉक्टर डंग, शिवप्रताप यादव और रामेश्वर पांडे, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है, वरना बहस ये तो बड़े दिलचस्प दौर में थी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शिवप्रताप ने यूपी के गवर्नर राम नाईक को उत्तर प्रदेश से तत्काल हटाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है और ये समाजवादी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि गवर्नर राम नाईक को यूपी से हटाया जाए। ये आज की सबसे बड़ी खबर जो इस बहस से निकलकर सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी या फिर राजभवन की तरफ से इस पूरे बयान पर क्या प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन शिवप्रताप यादव मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इन्होंने बयान देकर इस बात को जरूर बल दिया है कि समाजवादी पार्टी अब राजभवन से दो हाथ करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।